अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, वफाकी हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है कि आइनी तरमीम के लिए उनके पास मतलूबा नंबर नहीं है। इस वक्त वफाकी हुकूमत मौलाना साहब की हिमायत ना मिलने के बाद एक ज़ख्मी शेर की तरह मचल रही है और चाहती है कि किसी तरह उनके नंबर पूरे हों और वो मुमकिन आइनी तरमीम जिसका ड्राफ्ट शायद अक्सर सियासी जमातों ने अभी तक नहीं देखा, उस आइनी तरमीम को मंजूर करे, अदलिया को कुचले, अदलिया की आज़ादी छीने, अपनी मर्ज़ी और अपने पसंद के बेंचेस के लिए आइनी अदालत बनाए जहां अपने जजेस लगाए जाएं और उस पर अपना चीफ जस्टिस बिठाया जाए और इस तरह इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए और उसकी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के लिए तमाम अज्जाए तरकीबी मुकम्मल किए जाएँ। लेकिन इस सब में रुकावट बने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो 8 आज़ाद माइंड रखने वाले जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दिया। और अब वफाकी हुकूमत और उनके जो हवारी हैं एस्टेब्लिशमेंट, वो इस वक्त मचल रहे हैं और उछल रहे हैं, लेकिन उनके ये नंबर पूरे नहीं हो रहे। आज इसी हवाले से इस वीडियो में अहम गुफ्तगू करेंगे और एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई जिसमें वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मदद के लिए उसको आवाज़ दी है, इलेक्शन कमीशन को पुकारा है और राजा बाबू को कहा है कि आएँ हमारी मदद करें। लेकिन राजा बाबू के भी इस वक्त हाथ बंधे हुए हैं। उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का वो फ़ैसला है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमती सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें देने के लिए उस तरह आज़ाद नहीं है जैसे पहले इन सियासी जमातों को दी गई थी। आज स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से एक ख़त भी सामने आया और उस ख़त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मखसूस नशिस्तें अलाट करने के लिए मुतालबा किया गया है। इसके अलावा कौमी असम्बली का इजलास भी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास या उसकी कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने का फ़ैसला हुआ है। तारीख़ भी एक तरह से सामने आ चुकी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे और देखेंगे कि क्या वफाकी हुकूमत आइनी तरमीम करने की पोजीशन में है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में हुकूमत को उस तरह हाथ पकड़ाई नहीं दी जैसे मौलाना साहब से उम्मीद की जा रही थी। मौलाना साहब इस वक्त अपनी सियासत के ऐसे दुराहे पर खड़े हैं जहाँ अगर एक गलत कदम मौलाना साहब ने उठाया तो उनकी जमात की और उनके बेटे की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। इसलिए मौलाना साहब भी बहुत कैलकुलेटेड, बड़े नपे तुले अंदाज में अपने कदम उठा रहे हैं और इसी वजह से खुलकर हुकूमत की हिमायत करने से इनकारी हैं। मौलाना साहब की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया, वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे उसकी तफसीलात भी आपके इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ज़रा स्पीकर कौमी असम्बली के उस ख़त का मतन बता दूं कि स्पीकर कौमी असम्बली क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और कैसे वो एक बार फिर मखसूस नशिस्तें अलाट करने का मुतालबा कर रहे हैं। ये जो ख़त है इसका जो मौजू या सब्जेक्ट है वो रखा गया है पार्लिमानी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मखसूस नशिस्तों की तकसीम की अहमियत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक अपने ख़त में कहते हैं कि मज़कूरा बाला मौजू पर मेरे पिछले ख़त जो 19 सितंबर 2024 के हवाले से लिखा गया था, कौमी असम्बली के पार्लिमानी रहनुमाओं ने अपने ख़त में मुझसे इलेक्शन एक्ट 2017 के नफाज के लिए जो पार्लियामेंट ने तरमीम शुदा तौर पर मंजूर किया था ताकि कौमी असम्बली में ख़वातीन और गैर मुस्लिमों के लिए मखसूस नशिस्तें की तकसीम को यकीनी बनाया जाए। यानी पहले स्पीकर ने ख़त लिखा और उस ख़त में मखसूस नशिस्तें अलाट करने का मुतालबा किया गया। उस ख़त के बाद स्पीकर सिंध असम्बली ने भी ख़त लिखा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है और उस फैसले की रोशनी में ये मखसूस नशिस्तें PTI को अलाट की जाएँ, लेकिन उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने अभी ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा अयाज सादिक अपने ख़त में ये भी कहते हैं कि अपने ख़त में मुझे बतौर ऐवान के सरपरस्त मुखातिब करते हुए कहा गया है कि ख़वातीन और गैर मुस्लिमों के लिए मखसूस नशिस्तों की तकसीम का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ज़ेर गौर है। एक सादा कानूनी सवाल ये है कि आया मज़कूरा नशिस्तों को आइन के आर्टिकल 51 के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 67 और सेक्शन 104 के साथ पढ़ते हुए मुख्तस किया जाए या वो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए जो पार्लियामेंट की तरमीमात से या तरामीम से पहले राज था। इसके अलावा ख़त में ये भी कहा गया है कि ये हवाला दे रहे हैं अयाज सादिक अरकान पार्लियामेंट या पार्लिमानी जो सियासी जमातें हैं उनके सरबराहान का, जो इन्होंने लिखा था स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को और उनसे ये मुतालबा किया था कि
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी आ चुका है और उस हवाले से पार्लियामान कानून के अंदर, इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम भी कर चुकी है। तो चूँकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुई है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मखसूस नशिस्तों की तकसीम इलेक्शन एक्ट 2017 में हालिया होने वाली तरमीम को मद्देनज़र रखते हुए पार्लिमानी सियासी जमातों में वो मखसूस नशिस्तें तकसीम करे। उसको फिर उसकी बुनियाद पर स्पीकर कौमी असम्बली ने ये ख़त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा है, जिसका मतन मैं आपको सुना रहा हूँ। और इलेक्शन कमीशन स्पीकर कौमी असम्बली जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनके ख़त का हवाला देते हुए इलेक्शन कमीशन से मज़ीद कहते हैं कि पार्लिमानी लीडर्स ने अपने ख़त में ये भी कहा कि तकरीबन 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई फ़ैसला नहीं किया गया जिससे मुल्क के कानून और पार्लियामेंट की कानून साज अथॉरिटी के खिलाफ वर्जी होती है। पार्लिमानी रहनुमाओं ने मुझसे दरख्वास्त की है कि मैं फौरी तौर पर याद दहानी कराऊँ ताकि कानून और आइन के मुताबिक ज़रूरी कार्रवाई की जा सके। ख़त के आखिर में ये भी कहा गया है कि मंदरजा बाला नुकात के पेश नज़र मैं यहाँ दोबारा ज़ोर देता हूँ कि यह मामला मज़ीद किसी ताख़ीर के आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 की मौजूदा शिकों के मुताबिक हल किया जाए, जैसा कि इस कानून में पार्लियामेंट ने तरमीम कर दी है। तो ये ख़त लिखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। ये ख़त वाज़े करता है कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, मौलाना भी हुकूमत का साथ देने को तैयार नहीं है। और फ़र्ज़ करें कि मौलाना अगर हुकूमत का साथ देने को तैयार भी हो जाएं, तब भी हुकूमत के पास 5-6 सीटें कम बनती हैं। अब यहाँ पर अहम सवाल सरदार अख्तर मैंगल का भी आता है कि क्या वो इस मामले पर हुकूमत का इस्टेब्लिशमेंट का साथ देंगे, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने जमहूरियत का राग आलापा है। लेकिन इस वक्त पे आके, जैसा कि उन्होंने गुज़श्ता दिनों ये बयान भी दिया था कि अगर 2000 लापता अफराद छोड़ दिए जाएँ तो वो हुकूमत की आइनी तरमीम में साथ देने को तैयार है। यानी 2000 लोगों के लिए अख्तर मैंगल 25 करोड़ आवाम का सौदा करने को तैयार हैं। और इस बात की भी गारंटी नहीं है कि जिन लापता अफराद को रिहा किया जाएगा कुछ अरसे के बाद उनको दोबारा गिरफ्तार करके लापता नहीं किया जाएगा या मज़ीद लोग लापता नहीं किए जाएंगे। तो ये इंतहाई घाटे के और मेरे ख्याल में बेवकूफ़ाना किस्म के ये सौदेबाजी है जो सरदार अख्तर मैंगल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब आप देखें कि वफाकी हुकूमत, जैसा कि मैंने कहा, आइनी तरमीम के लिए नंबर पूरे नहीं हैं। मौलाना भी बहुत सारे मामलात पर हुकूमत को हाथ पकड़ाई देते नज़र नहीं आते। मौलाना का एक मौक़िफ़ है कि जजेस के तबादले के हवाले से वो हुकूमत का साथ देने को तैयार नहीं है, आइनी अदालत के क़याम के हवाले से वो हुकूमत के साथ देने को तैयार नहीं है। और मौलाना ये समझते हैं कि आइनी अदालत की क़याम की बजाय अगर आइनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में बना दिया जाए और वो आइन में तरमीम हो जाए तो फिर इस मामले पर शायद वो किसी हद तक हुकूमत का साथ देने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के हवाले से भी हुकूमत का साथ देने को तैयार नहीं है। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने ज़राए बताते हैं कि ऐवान सदर में होने वाली उस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब से मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग यानी हुकूमत चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के नाम से ज़रा आगे चलती तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते थे। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी काजी फ़ायज़ ईसा के नाम पर बज़िद हैं, जिसकी वजह शायद उनको अपनी सियासी बका को महफूज बनाना है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि बिलावल ज़रदारी साहब क्यों आइनी अदालत लाना चाहते हैं। कहा जाता है कि जो ये है मिसाक़ जमहूरियत है उसमें ये लिखा हुआ है कि आइनी अदालत बनाई जाएगी, लेकिन उस वक्त साबिक फ़ौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी। 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए गए थे। मखसूस हालात में वो 6 माह के लिए ज़राए बताते हैं कि बनाने के लिए इत्तेफाक हुआ था ताकि आइन को सुधारा जा सके, आइन के अंदर जो बिगाड़ परवेज़ मुशर्रफ ने किया है उसको दुरुस्त किया जा सके। लेकिन फिर 18वीं तरमीम हुई थी और उस 18वीं तरमीम में आइन के अंदर होने वाली बहुत सी खामियों को दूर कर दिया गया। मुतफ़िक़ा तौर पर यह आइनी तरमीम लाई गई थी, तमाम सियासी जमातों ने इसमें अपनी इनपुट दी थी और इसकी वजह से तकरीबन 1.5 साल के अरसे में 177 इजलास हुए और उन इजलासों के बाद एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया गया जिस पर तमाम सियासी जमातों ने मुतफ़िक़ा तौर पर वोट दिया और ये 18वीं तरमीम मंजूर हुई। सूबों को भी इसमें इख्तियार दिया गया, सूबों के इख्तियारात में इजाफा किया गया। वफाक ने अपने इख्तियारात सूबों में तकसीम किए थे, जिसकी वजह से सूबाई खुद मुख्तारी का जो मुतालबा काफ़ी अरसे से किया जा रहा था वो भी पूरा हुआ था। तो अब जब फ़ौजी आमिर की हुकूमत नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, आइन में जो खराबियाँ थी वो दुरुस्त हो चुकी, तो सुप्रीम कोर्ट से या आइनी अदालतों से जो इस वक्त मसाइल हैं उसकी बजाय अगर
वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार को बेहतर करे तो उससे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन ज़रा ये भी बताते हैं कि बिलावल ज़रदारी साहब जितना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं उसकी वजह से अब उनका अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना भी जो है वो कोई आसान नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिलावल सिर्फ आइनी अदालत पर ज़ोर क्यों देते हैं। मिसाक़ जमहूरियत में तो और भी बहुत सारी बातें हैं। हॉर्स ट्रेडिंग ना करने का लिखा है, एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करने का लिखा है, लेकिन आज 63A के फ़ैसले जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दिया गया, इस फ़ैसले को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की जा रही है, उनके लोगों को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, इंसानों की मंडी लगाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को 50-50 करोड़ रुपए तक ऑफ़र किए जा रहे हैं, तरक्याती फ़ंड्स की मद में 20-20 अरब रुपए के ऑफ़र जो है वो ऑफ़र की जा रही है, लेकिन लोग बिकने को तैयार नहीं हैं। और ये अवामी मैंडेट अगर ये सियासी जमातें हैं अवाम में जड़ें रखती हैं तो फिर इनको चाहिए कि अवामी मैंडेट का एहतराम करें, दीगर सियासी जमातों के मैंडेट का एहतराम करें और आइनी अदालत के क़याम से पीछे हटते हुए सुप्रीम कोर्ट को ठीक करें, अदलिया को ठीक करें, इस्लाहात लेकर आएँ, जजेस की तकर्री का और तैनाती का एक शफाफ तरीक़ाकार तय करें ताकि कोई सियासी अज़ाइम रखने वाला जज आला अदलिया में ना आए और सियासी जमातों समेत आम आवाम के हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ हो सके। लेकिन उस तरफ कोई जाने को तैयार नहीं है। माजी में शिकायत ये रही अदलिया से कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर सियासी जमातों के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए, उनको एक तरह से उनके हकूक़ गस्ब किए। लेकिन आज जब जजेस आज़ाद हैं, अदलिया आज़ाद है और अदलिया इस्टेब्लिशमेंट का दबाव लेने से इनकार कर रही है, अदलिया अदालती अमूर के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत को मुस्तरद कर रही है, आज़ाद ख्याल जजेस मौजूद हैं जो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए फ़ैसले दे रहे हैं, तो फिर ऐसे मौका पर इन सियासी जमातों को चाहिए था कि ये अदलिया के साथ और इन जजेस के साथ खड़े होते। लेकिन आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अदलिया पर शब खून मारने की कोशिश कर रही हैं और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की अदलिया अपने कमज़ोर पाँव पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है तो वो पाँव काटने की कोशिश यही सियासी जमातें कर रही हैं जो माजी में अदालतों के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट के जुल्म और जो उनके अताब का शिकार रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर बिलावल साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, आसिफ जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ ने अपने माजी से क्या सीखा। मेरे ख्याल में कुछ नहीं सीखा। बहुत सारी चीज़ें सेटल हो सकती हैं अगर ये सियासी जमातें इमरान खान और पीटीआई की सियासी अदावत से, उसके डर खौफ से बाहर निकलें और सियासी जमातें अगर मिल बैठेंगी तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान के हक़ पर डाका भी डालना है, उसकी मखसूस नशिस्तें भी छीननी हैं, उसकी हुकूमतें भी गिरानी हैं, अमरीकी साजिश के साथ हिस्सा भी बनना है और फिर उसके बाद ये तवक्को भी रखना कि इमरान खान उनके साथ बैठे, उनका साथ दे, उनकी आइनी तरामीम में उनके साथ जो है वो अपना वोट भी डाले, तो फिर ये नहीं हो सकता। ताली एक हाथ से नहीं 2 हाथों से बजती है, एक हाथ से थप्पड़ लगता है। तो क्या ये सियासी जमातें एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट से, अदलिया से या इमरान खान से थप्पड़ खाना चाहती हैं? और अगर ताली बजाना चाहती हैं तो फिर हाथ से हाथ मिलाना पड़ेगा, फिर जो छीना गया है वो वापस करना पड़ेगा, अवामी मैंडेट का एहतराम करना पड़ेगा, तब जाकर अदलिया भी ठीक होगी, पार्लियामान भी ठीक होगा, सियासी जमातें भी ठीक होंगी और इस्टेब्लिशमेंट भी शायद अपनी हदूद में वापस जाने पर मजबूर होगी। लेकिन अगर ये सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट को अपने कंधे फराहम करती रहेंगी तो फिर कभी भी पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान की सियासत और जमहूरी जो तारीख़ है वो शायद कभी भी दुरुस्त ना हो सके। अब आते हैं कि सेनेट और कौमी असम्बली का जो इजलास है वो मुजवज़ा आइनी तरमीम के हवाले से आइंदा हफ्ते बुलाने की तैयारियां हैं और ज़रा ये बताते हैं कि सेनेट और जो कौमी असम्बली का इजलास है वो जुमेरात 17 या जुमा 18 अक्टूबर को बुलाए जाने का इम्कान है और हुकूमत इस हवाले से आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए हिकमत अमली उसने तैयार कर ली है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के फ़ौरन बाद सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलाने पर जो है वो फ़ैसला उसका किया गया है और शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में है। और इस ज़राए का ये भी कहना है कि हुकूमत की तवज्जो इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम के इजलास पर मरकूज़ है और इजलास के फौरी बाद यानी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की रिटायरमेंट से पहले एक बार फिर आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए पूरी कोशिश
کی جائے گی۔ اور اس حوالے سے قومی اسمبلی اور سینٹ میں اتحادیوں کی مشاورت سے تیار آئینی مسودہ پیش کیا جائے گا۔ آئینی مسودے پر اتحادیوں سے مشاورت کا عمل جاری ہے، اور اسپیکر ایاز صادق کا الیکشن کمیشن کے نام حالیہ خط جو قانون سازی کے حوالے سے مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے حوالے سے جو لکھا گیا ہے، جس کا آپ کو اس حوالے سے پہلے بتایا بھی ہے، وہ خط بھی لکھا گیا ہے، اور اس خط میں الیکشن ترمیمی ایکٹ کے تحت خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو یہ اجلاس بھی اب بلا لیا گیا ہے 17 یا 18 اکتوبر کو، جمعرات یا جمعہ کے روز پارلیمنٹ کا اور اس کے علاوہ سینٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ حکومت ایک بار پھر کوشش کرنے جا رہی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اس میں کامیاب ہو سکتی ہے، کیونکہ مولانا اس وقت بھی حکومت کو بظاہر ہاتھ پکڑائی نہیں دے رہے۔ جو آئینی ترامیم حکومت منظور کروانا چاہتی ہے، مولانا ان میں سے اکثر پر جو ہے وہ حکومت کے ساتھ متفق نہیں ہے، اور اسی حوالے سے گزشتہ روز ایوان صدر میں ہونے والی جو فلسطین کانفرنس تھی، اس کی آڑ میں جو مشاورت کی گئی، جو بیٹھک ہوئی، اس میں بھی مولانا صاحب نے حکومتی سیاسی جماعتوں کو واضح طور پر اپنا موقف کلیئر کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مولانا آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت کی کہاں تک مدد کرتے ہیں۔ اب 17 اور 18 اکتوبر کی تاریخیں آ چکی ہیں، اور اس حوالے سے جو بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ اس پر ہم بھی نظر رکھیں گے، آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کرتے رہیں گے۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔